वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो पिछले कल अपना HPU BEd का एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसके हिंदी सेक्शन को। ठीक है, इसी के साथ हमने इससे पहले इसके जीके सेक्शन को डिस्कस करा है। अगर अभी तक आपने उसे विजिट नहीं किया है तो अवश्य डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको उसका लिंक प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ अब हम एक नई सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम ग्रामर के क्वेश्चन को डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि कोई भी परीक्षा लीजिए वहाँ पर आपको ग्रामर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है, तो इसमें मैं आपके समक्ष ग्रामर की वीडियोस डालता रहूँगा। ठीक है, अगर कोई परीक्षा होती है उससे उसके ग्रामर सेक्शन को भी लूँगा, या तो फिर जो महत्वपूर्ण ग्रामर होंगे उनके सेक्शन को वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो आज का ये HPU BEd एंट्रेंस का ग्रामर सेक्शन रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको अपने कोर्स और महत्वपूर्ण PDF के बारे में बता देता हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उन्हें भी परचेज कर सकते हो, हमारे कोर्स के साथ कंटिन्यू रह सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप PGT हिंदी, IIT कमीशन, IIT टेट या हिंदी साहित्य की कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए अब हमारा कोर्स अवेलेबल है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप करना है, यहाँ पर आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर देखिए हमारी PDF या नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आप इनमें से किसी को भी परचेज करने की इच्छुक हैं तो आप उसे परचेज कर सकते हो, चाहे वो हमारा कोर्स हो गया, चाहे टॉप 10 प्रैक्टिस सेट विद व्याख्या समेत होंगे ये, या फिर 1000+ वन लाइनर हिंदी साहित्य के क्वेश्चन, या फिर टॉप 10 प्रैक्टिस सेट सिंपल, इसमें व्याख्या नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, अगर कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, अपने क्वेश्चन को आप हमारे सामने पुटअप कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं अब। तो देखिएगा, जो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, 31 मूर्धन्य व्यंजन है, तो बताना है जो मूर्धन्य व्यंजन इनमें से कौन सा है। आपके समक्ष यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए थे, तो जो ट है ये मूर्धन्य व्यंजन होगा, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला पूछा गया है परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है, तो परिमाणवाचक विशेषण पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा विकल्प सी 5 किलो, जो 5 किलो है, 5 किलो का यहाँ पर हमें एक परिमाण मिल रहा है, तो ये परिमाणवाचक संख्या हो जाएगी 5 किलो। इसके पश्चात आगे देखिएगा 33 अधिकरण की विभक्ति है, तो बताना है ये कारक से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि जो अधिकरण है इसमें कौन से विभक्ति को प्रयोग में लाया जाता है। तो जो विकल्प डी है यहाँ पर 33 का, तो ये सही हो जाएगा पढ़। अगला है 34 आलस्य शब्द का विशेषण है, तो बताना है आलस्य शब्द का विशेषण कौन सा होगा। तो जो आलसी है ये आलस्य शब्द का विशेषण हो जाएगा। अगला है बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो जैसे बोलते हैं बाल या बालक, तो इसका जो स्त्रीलिंग हो जाएगा ये बाला हो जाता है। ठीक है, बाल कहते हैं लड़के को और बाला कहते हैं लड़की को। ठीक है, संस्कृत के शब्द हैं बाल और बाला। अगला है 36 साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो बहुत ही सुंदर प्रश्न ये भी है। जो साधु का स्त्रीलिंग यहाँ पर होगा तो ये साध्वी हो जाएगा, सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला है 37 निम्नलिखित विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन करना है। आपको पता है एक होता है सकर्मक, एक होता है अकर्मक, तो यहाँ पर पूछा गया है सकर्मक क्रिया इनमें से कौन सी होगी। तो जो विकल्प सी है तड़पना, ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा, तो सी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। अगला देखिएगा 38 क्या पूछा गया है, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है। तो जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उन्हें हम कहते हैं अविकारी शब्द। जिनमें प्रयोग के अनुसार परिवर्तन होता है उन्हें विकारी कहते हैं, जिनमें नहीं होता है तो उन्हें अविकारी कहते हैं। तो आप इसका देखिए शब्द के अनुसार ही आप पहचान सकते थे। अविकार, जिसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो तो उन्हें अविकारी कहेंगे, और जिनमें विकार होता है तो उन्हें विकारी कहेंगे। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न था ये। तो आगे जो पूछा गया है तालव्य व्यंजन कौन सा है, तालव्य व्यंजन पूछा गया है, तो सिंपल सा है विकल्प सी च छ ज झ, ये आपके तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। अगला है 40, तो इसमें क्या पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है, तो जो यहाँ पर तत्सम शब्द होगा तो वो आएगा चूर्ण। आपको पता नहीं, शायद पता होगा कि नहीं,
तत्सम शब्द उन्हें कहते हैं जो संस्कृत से हूबहू हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें तत्सम कहा जाता है। अगर तद्भव की बात की जाए तो तद्भव वो कहते हैं वे शब्द जो संस्कृत से तो लिए गए हैं परंतु उनमें समय के अनुसार परिवर्तन आ जाता है। जैसे वर्तमान में हम कहते हैं आग, अगर हम संस्कृत की बात कहते तो वहाँ पर इसे अग्नि कहा जाता था। अगर हम हाथ कहें तो ये तद्भव शब्द है, आग भी तद्भव शब्द है। अगर हस्ती पूछा जाए तो ये तत्सम शब्द हो जाएगा या संस्कृत शब्द होगा। अगर अग्नि कहा जाए ये भी आपकी संस्कृत शब्द या तत्सम शब्द होंगे। ठीक है, इनका आपने ध्यान रखना है। अगला है हास्यपद। हास्यास्पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जो शब्द है हास्यास्पद, तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो देखिएगा जो विकल्प सी है यहाँ पर, तो ये सही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 41 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42। सुधांशु, सुधा जमा अंशु अर्थात ये सुधांशु बनता है का उदाहरण क्या होगा? तो बताना है इसमें संधि का कौन सा रूप प्रयोग में लाया गया है। गुण संधि होगा, दीर्घ संधि होगा, अयाति संधि होगा या वृद्धि संधि होगा। तो 42 का जो सही विकल्प हो जाएगा, यहाँ पर दीर्घ संधि को प्रयोग में लाया गया है। आपको संधि, जो संधि वाला पोर्शन है, इसे भी ढंग से डिस्कस करना है क्योंकि संधि से आपको 1 या 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है संधि का, समास का भी महत्वपूर्ण रहता है। अगला है 43। मिलावट में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रत्यय और उपसर्ग से भी आपसे प्रश्न बनते रहते हैं। तो जो मिलावट में प्रत्यय प्रयोग किया गया है तो ये आवट हो जाएगा, बी सही विकल्प हो जाएगा। जो उपसर्ग और प्रत्यय वाला टॉपिक है इस पर आपको वीडियो भी उपलब्ध करवा दी गई है हमारे चैनल के माध्यम से। अगर आपने अभी तक उसे विजिट नहीं किया है तो आप उसे विजिट भी कर सकते हैं। अगला है इक प्रत्यय जोड़कर बनाया गया शब्द। तो देखना है इक किस शब्द में जोड़ा गया है, तो सही विकल्प यहाँ पर दैनिक हो जाएगा। अगर आप दैनिक को डिवाइड करते दैन इक, तो देखिए यहाँ पर इक की ध्वनि अंत में निकल रही है, तो यहाँ पर आप इक से प्रत्यय का पता लगा सकते थे क्या इक यहाँ पर जोड़ा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है दुबला शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग में लाया गया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्यय के 2 प्रश्न पूछे गए थे और उपसर्ग का 1 प्रश्न। तो कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक ये हो गया है आपका। तो यहाँ पर दुबला शब्द में जो उपसर्ग प्रयोग में लाया गया है तो वो विकल्प दू हो जाएगा। दू उपसर्ग यहाँ पर प्रयोग में लाया गया है। तो यहाँ पर हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट आपके समक्ष जल्द आएंगे, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।